students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, Mahila College Chaibasa and Pulhan University Chaibasa। आज मैं UG सेम 5 के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ जिस पेपर का नाम है DSE 1 का ग्रुप ए बताऊँगी। DSE 1 का ग्रुप ए जिसका नाम है बेसिक ऑफ डिज़ाइन एप्लीकेंस का फर्स्ट चैप्टर्स बताऊंगी जिसका नाम है डिज़ाइन फंडामेंटल्स में लाइटिंग में 2 लेक्चर मैं दे चुकी हूँ। आज 3rd पार्ट है लाइटिंग का। कल यानी लास्ट मेरी वीडियो में कृत्रिम लाइट बता रही थी। 2 प्रकार का लाइट होता है मैं बताई हूँ, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो कृत्रिम लाइट में मैं बता रही थी कृत्रिम लाइट क्या होता है, तो है मोमबत्ती, तेल के दीपक और लालटेन और पेट्रोल मैट्स। तो हम लोग बता रहे थे लालटेन की जो चिमनी होती है, लालटेन ये मिट्टी का तेल से जलता है। मिट्टी को तेल को डाल करके टंकी में और उसको अप डाउन करने से वो जलता है। जितनी ज़्यादा उसकी बत्ती को हम लोग ऊपर करेंगे उतना ही ज़्यादा लौ निकलेगा। इसकी एक डिमेरिट होती है कि जो चिमनी जो होती है उसकी लाइट दीपक से और मोमबत्ती से कहीं ज़्यादा होती है लाइटिंग लालटेन का। लेकिन उससे क्या होता है, उसको जो चिमनी होता है वो काला हो जाता है। उसको प्रतिदिन सफाई की आवश्यकताएँ होती है। पूरी तरह से काली राख जैसे जम जाती है। जितना ज़्यादा उसको लॉक करने से उतना ही ज़्यादा काली बैठता है। लालटेन की बाती के जलते हुए भाग को रगड़ कर साफ़ कर देना चाहिए। यानी जो लालटेन की जैसे ये वाली बत्ती है ये जल रहा तो उस पर खोटी जैसी बैठती हो तो उसको साफ़ करना चाहिए। बत्ती को यदि साफ़ नहीं किया जाएगा तो उसका जलन जो है फटा जैसा दिखेगा और रोशनी अच्छी नहीं आएगी। यदि बाती बहुत छोटी हो जाए तो बदल देना चाहिए। बाती जलते जिस तरह से दीपक का बत्ती जलते जलते छोटा हो जाता है यानी तेल का दीपक का, उसी तरह लालटेन की भी बत्ती खत्म हो जाती है। यदि बाती बहुत अधिक गंदी हो जाए तो साबुन से धो सकते हैं। पहले बाती वाली एक स्टोव भी आती थी उसी तरह से, तो उसको हम धो के साफ़ किया जा सकता है। सुखा करके फिर से उसे प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं। तेल वाले हिस्से को कभी भी 2 या 3 भाग से अधिक नहीं भरना चाहिए। यानी जो तेल का टंकी है उसके पूरा फुल नहीं करना चाहिए। यदि 2 भाग या 3 भाग ही भरना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी मान लीजिए A3 है ना, A3 है तो इसमें 2 ही डालेंगे, 3 नहीं डालेंगे। यदि इसका एक ठो और जोड़ लेती हूँ 4 हो जाती है तो 3 डालेंगे, 4 नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आधा डालना चाहिए या तो आधा से ज़्यादा, पौने भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक भरने से लालटेन उठाते समय तेल छिड़कने गिरने का डर होता है और आग लगने की संभावना बने रहती है। जलती हुई लालटेन को सावधानी पूर्वक से उठाना चाहिए और एक दूसरे स्थान पे सावधानी से ले जाना चाहिए। सावधानी से ले जाते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब हमें लालटेन का स्थान बदलना हो, प्लेस बदलना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेना तो उसका लॉक कम कर देना चाहिए। लालटेन को कभी जल्दीबाजी में नहीं उठाना चाहिए। बुझने के साथ साथ गिरने का और कस के जलने का भी डर रहता है। केरोसिन तेल को छानकर ही डालना चाहिए। इससे बत्ती नहीं तो कचरा हो जाता है और वो अच्छा से नहीं जल पाता है, गंदा हो जाता है। बिना छाना हुआ तेल प्रयोग करने से जल्दी खराब हो जाता है। क्या बत्ती और लाल माने बत्ती। यदि लालटेन में केरोसिन तेल वाली बर्तन में आग पकड़ ले उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। किसी कारण यदि लालटेन में केरोसिन में यदि आग लग भी जाए तो उसको
पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि किसी बर्तन से ढक देना चाहिए ताकि स्वयं ही आग बुझ जाए। सेम जैसे हम लोग घर में छेवा दाल को जो तड़का लगाते हैं तो कभी कभी कलछुल में आग पकड़ लेती है, तो उसमें यदि पानी में डालने से और आग बढ़ जाती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, किसी बर्तन से ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, हवा नहीं मिलने की वजह से आग बुझ जाती है, फिर हम लोग दाल को छेवका लगाते हैं। यदि उसी को डायरेक्ट आग दाल में डालने से वो बहुत दूर तक लौ जाती है और जलने लगता है, तो सेम उसी तरह से बचना चाहिए। और तेल के तुलना में केरोसिन तेल जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। लालटेन की बाती को लौ उपयोग करने के लिए आँखों को सावधानी रखना चाहिए। आँखों से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। ऊपर का जो गैस निकलता है, धुआं निकलता है, वो आँखों और के लिए बहुत नुकसानदायक गैस होता है, इसलिए उस ऊपर से जो लालटेन की जो धुआं निकलती है उससे बचना चाहिए। पेट्रोमैक्स केरोसिन तेल से ही जलता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में रोशनी निकलती है, और जहां लालटेन 1 घंटे में 4 लालटेन जलाया जा सकता है, 5 लालटेन, उतना तेल में पेट्रोमैक्स 1 घंटा जलेगी। उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा तेल लेती है। इसको क्या है कि इसके टंकी के पास एक पंप रहता है, जिसको पंप गैस भरने से यह जलता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसकी रोशनी में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्राप्त करना अधिक तो ये अच्छा रहता है, पर ये बहुत ही महंगा साधन है जिसका दैनिक प्रयोग करना असंभव है। शादी विवाह त्योहारों में जहाँ पे कृत्रिम लाइट यानी जहाँ पे बिजली बॉल नहीं पहुँची रहती है, उस जगह पे इसको प्रयोग किया जाता है। पेट्रोमैक्स के नीचे की ओर तेल की टंकी होती है, जिसमें हवा देने से पंप लगा होता है, और पंप में हवा देने पर केरोसिन तेल बॉर्न के ऊपर उठकर गैस में परिवर्तित होकर के जलता है। पेट्रोमैक्स को जलाने के लिए केरोसिनुमा बर्तन डालकर माचिस में आग लगा दी जाती है। उसमें एक अलग सी बत्ती होती है, उसमें आग लगा देते हैं पंप डालने के बाद। ठीक उसी प्रकार इसमें जलाने के समय दुर्घटना होने की चांस ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसे सावधानी से डलाया जाता है, और इसको डेली प्रयोग में नहीं लाने वाला यह साधन है। इसको कभी कभी ही हम लोग साधन में लाया जाता है, शादी विवाह, जन्म उत्सव पर ही, त्योहारों पे। अब हम लोग दूसरा जानेंगे। ये तो जो था वो हमारा घर का उपाय था। अब हम लोग बिजली जानेंगे। ये भी एक कृत्रिम बॉल है। आज के दुनिया में व्यापक रूप से बिजली हर क्षेत्रों में छाई हुई है। बिजली के बिना हम आज अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसा साधन है जहाँ रेडियो, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब हम निर्भर है। इन सब पे इस मशीनों पे हम निर्भर है। तो बिजली बहुत बड़ी हमारे ज़िंदगी की एक पार्ट है, बन चुकी है, और एक कृत्रिम लाइट ही है, ये प्रकाश है। तो बिजली कृत्रिम प्रकाश व्यापक रूप से विद्युतीय प्रकाश के रूप में है। ये सर्वश्रेष्ठ और उत्तम साधन है हमारे जीवन के लिए। बिजली द्वारा प्रकाश, सिलाई, बुनाई, पढ़ाई आसानी से की जा सकती है। साथ में इसमें सेहत के लिए नुकसानदायक कुछ भी नहीं दिखता है। प्राकृतिक प्रकाश किस कारणों से आता है, कितनी मात्रा में आता है, और किन किन वस्तुओं पे पड़ता है, कमरे के कौन कौन से अंधेरों पे रह जाता है। यदि कमरे में सजावट एवं रंग की व्यवस्था किया तो प्राकृतिक प्रकाश को ध्यान में रख करके हम लोग बिजली प्रकाश का प्रयोग करते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश के किरण किस किस स्थान पे कमरे के अंदर जाती है, उस स्थान को ध्यान में रख करके हम लोग कृत्रिम प्रकाश यानी बिजली का व्यवस्था करते हैं। प्राकृतिक प्रकाश
तो उत्तम है हमारे जीवन के लिए, पर इस सब 24 घंटा नहीं मिल सकती है। रात्रि में चंद्रमा और चांद होने के बावजूद भी उसमें हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं बिना कृत्रिम सहायता के लिए। जो प्राकृतिक साधन है वो दिन के लिए ही उचित है। बिजली द्वारा हमारा दो मुख्य माने सजावट के रूप में कृत्रिम प्राकृतिक रोशनी के अलावा कृत्रिम रोशनी बिजली का सजावट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। करोड़ों अरबों की जो घर बनती है उसमें डेकोरेशन करने के लिए बिजली 20% जिम्मेवार होती है। उसको डेकोरेट करने के लिए तरह तरह के बॉल लैंप लगा करके उसको सजाया जाता है। ये सब बिजली के द्वारा ही संभव होता है जलना, ना कि किरोसिन तेल और मैक्सो पेट्रोल ऐसा से नहीं सजाई जा सकती है ललटेन से, क्योंकि इस सारे चीज़ की सावधानी पूर्वक ही यूज किया जा सकता है। पर बिजली के बॉल में सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है। बिजली द्वारा प्रकाश मुख्य दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, बल्ब और दूसरा ट्यूबलाइट। बल्ब या ताप दीप्त या ट्यूबलाइट बल्ब प्रकाश कहा जाता है। क्या है? बल्ब को प्रकाश कहा जाता है। बल्ब हम सभी परिचित हैं, बल्ब से हम सभी परिचित हैं। ये हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के बल्ब लगे रहते हैं और लगाते हैं। क्यों? जिस घर में जितना ही बड़ा रहता है उतना ही बड़ा पावर को हम लोग लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये 0 पावर से लेकर के बहुत आगे तक 100-200 तक भी इसका पावर हमारे बल्ब मिलता है। यह बहुत ही हमारे जीवन का उपयोगी चीज़ है। जैसे बल्ब में के अनंत शून्य से बना करके, शून्य से फिलामेंट करके सब तरह से बल्ब हम बाज़ारों में उपलब्ध है। तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बल्ब का हम लोग उपयोग करते हैं। डे बल्ब, नाइट बल्ब, हर तरह के मार्केट में मिलता है। पीला रंग, हरा रंग, हर तरह की कलर बल्ब भी बाज़ार में उपलब्ध है। किस कमरे में कितना प्रकाश होना चाहिए उसी के अनुसार बल्ब का चयन किया जाता है करना चाहिए। अधिक प्रकाश के लिए ज़्यादा वाट वाला बल्ब कमरे में लगाना चाहिए। माने ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो अब प्रकाश के लिए अधिक वाट का बल्ब कमरे में लगाना चाहिए। जहाँ पढ़ाई लिखाई होती हो, जहाँ सिलाई बुनाई होती हो, जहाँ खाने बनाई हो, वहाँ बल्ब का जो वाट है वो ज़्यादा पावर का बल्ब होना चाहिए। 0 वाट का बल्ब सबसे कम प्रकाश देता है। रात्रि के समय सीढ़ियों, बाथरूमों आदि में हल्के प्रकाश का बल्ब लगाया जाता है। 100 वाट का जो बल्ब है पढ़ने लिखने के लिए अच्छा होता है। 200 वाट का बल्ब सिलाई बुनाई कढ़ाई के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो बल्ब जो होता है, जो बिजली का एक पार्ट है, वो 0 से लेकर के 200-300-400 तक भी होता है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी कमरों की आवश्यकता के अनुसार बल्ब को हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से जितनी लाइट की आवश्यकता उसी हिसाब से हम लोग प्रयोग करना चाहिए। अब है बल्ब के प्रकार। मोतिया बल्ब, इस प्रकार शीशा धुंधला होता है। इसमें निकलने वाला रोशनी आँखों को चौकाचंद नहीं करता। घरों में रोशनी इसी प्रकार से बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। आम घरों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये आँखों को नुकसानदायक नहीं होता है, ये चौकाचौंध आँखों को नहीं करता है। सफ़ेद बल्ब, इसकी रोशनी बाकी तीव्र होती है, इससे आँखों की चौंधियाने की हो जाती है, साथ ही इसकी परछाई भी पड़ती है। इसका प्रयोग घर में कम किया जाता है या रोड पे और घर के बाहर ज़्यादा किया जाता है। गुलाबी बल्ब, इसका प्रयोग हिस्सा धुंधला होता है। यह अक्सर हम लोग जिस घरों का अधिक प्रयोग नहीं होता है उस जगह पे करते हैं। यह प्रकाश थोड़ी देर के लिए आँखों को सुहाती है। अधिक देर तक ऐसे प्रकाश में रहने से बेचैनी और घबराहट होने लगती है।
वाष्प बॉल, सोडियम वाष्प बॉल। सोडियम बल्ब में सोडियम से भरा रहता है। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जब इस बल्ब का विद्युतीय धारा प्रभावित हो जाती है तो गैस के माध्यम विसर्जन होने लगता है। गैस लाल रंग में बदल जाता है, जिसके कारण नली गर्म हो जाती है और धीरे धीरे सोडियम का वाष्पीकरण हो जाता है। लगभग 20 मिनट में पूरा सोडियम वाष्पीकृत हो जाता है और संपूर्ण कक्ष में एक प्रकाश सी रोशनी फैल जाती है। ये बॉल है। इसके लिए प्रयोग घरों में नहीं किया जाता। खेल कूद मैदानों में, बीच बगीचा, सड़कों आदि पर ये बॉल का प्रयोग किया जाता है। मरकरी बॉल। मरकरी बॉल सोडियम बॉल से मरकरी बॉल विशेष स्रोत है। विद्युतीय बॉल का प्रकाश है। यह बॉल को भी घर में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये सब बॉल का, ये जितना सब है वो बॉल का प्रकार है। ट्यूबलाइट के प्रति दीप्त। ट्यूबलाइट क्या है? यह अधिक टिकाऊ होती है। ट्यूबलाइट काफ़ी टिकाऊ होती है। बल्ब की तुलना में इसका जीवन काल 4 गुना अधिक होता है। बल्ब फ्यूज होता है, खराब होता है। इस प्रयोग के अनुसार ट्यूबलाइट का जीवन काल कम से कम 7500 घंटे 1 वर्ष तक होता है। मैं एक और बताऊं कि बल्ब खराब होती हैं। जितने अधिक पावर की बल्ब होती है उतने ज़्यादा खराब होने की चांस बनी रहती है। ट्यूबलाइट भी खराब होता है और फ्यूज़ होती है, लेकिन उससे कम, बॉल से कम जल्द खराब होने के चांस रहता है। इसमें कम विद्युतीय खर्च में अधिक प्रकाश निकलता है। इसमें प्रकाश विद्युतीय माने हमारा जो बिजली पावर है वो कम लगता है, परंतु बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट काफ़ी महंगी होती है। यहाँ बल्ब 10 रुपया में मिलता है, यहाँ कहाँ 200 में मिलता है, काफ़ी महंगी होती है। ट्यूबलाइट से लाभ, यह अधिक टिकाऊ होता है। विद्युतीय कम होती है, माने बिजली कम उठता है। कम यूनिट में ज़्यादा दिनों तक कार्य करता है। आजकल विभिन्न रंगों के ट्यूबलाइट मिल रहे हैं। आजकल बहुत तरह के मार्केट में ट्यूबलाइट उपलब्ध है। कलरफुल भी ट्यूबलाइट मार्केट में उपलब्ध है। ट्यूब के आंतरिक सतह पे जिस तरह के रंगों का लेप किया जाता है उसी पर का रंग प्रकाशित माने दिखता है। ट्यूबलाइट की रोशनी दिन की रोशनी की भांति होती है। ऐसा यह रोशनी में सिलाई, बुनाई, पढ़ाई, सूक्ष्म कोई भी इत्यादि कार्यों को करने में हम सक्षम रहते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्था, प्रत्यक्ष पर कोई भी हम प्रकाश की व्यवस्था हम कमरों और कमरे के हिसाब से करते हैं। ये तो मैं बताई, लेकिन उसको करने से पहले कमरे के साथ साथ हम लोग एक बात का और ख्याल रखते हैं कि प्राकृतिक रोशनी है, जिस कमरे या जिस घर के लिए हम लोग लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं वो किस जगह पे कितना आ रही है। जितना ज़्यादा रोशनी आती है उसी के हिसाब से हम लोग कमरों की व्यवस्था करते। विभिन्न कमरों में प्रकाश की व्यवस्था, बैठक कक्ष की व्यवस्था, शयन कक्ष की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था, शयन कक्ष के बैठक रूम, जहाँ हम लोग बैठ कर के बात करते हैं, जिसे हम लोग ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। इसमें जहाँ सोफ़ा रहता है, चमत्कार अभाव होता है, फुर्सत में अपने परिवारों के साथ बैठ कर के हम लोग बातचीत करते हैं, उस जगह को शयन कक्ष करते हैं। बैठक कक्ष करते हैं। प्रकाश की व्यवस्था सदा अप्रत्यक्ष एवं अनुरूपता के लिए होनी चाहिए। छत के माध्यम से 1 या 2 सामान्य प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए। सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग अच्छा रहता है। सामान्य लाइट की व्यवस्था जो होता है, ट्यूबलाइट की व्यवस्था अति उत्तम होता है, अच्छा होता है। बैठक कक्ष में विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, जैसे पढ़ाई, लिखना, सिलाई करना, बुनाई करना, अपने मूर्तियों को पेंटिंग करना या पुष्प सजा या फूलदानी बनाना, इस तरह का कलात्मक कार्य वहाँ पे किया जाता है। सेंटर टेबल के छत के लटकने वाला रोशनीदार लाइट का प्रयोग करना। यदि बैठक कक्ष में छत ऊंची हो तो झाड़
झालर का प्रयोग किया जा सकता है। टेबल लैंप का भी प्रयोग किया जा सकता है। कई परिवार में बैठक कक्ष में टेलीविज़न रखते हैं। कई परिवारों में ऐसा होता है कि बैठक रूम में ही टेलीविज़न रखते हैं। उसमें ट्यूबलाइट की और लाइट का व्यवस्था होना चाहिए और लाइट खूबसूरत हो। इसमें हम लोग अच्छी तरह से डेकोरेट करके रख सकते हैं। लाइट बैठक कक्ष में अंधेरा छा जाए, इस तरह से अंधेरा न रहे, इसका बात को हम लोग ध्यान, परंतु ऐसा आँखों को स्वच्छ, अपने आँखों को ध्यान रख के ही लाइट का हम लोग डिजाइन करेंगे। चमक सीधी आँखों पर पड़ती है, इसीलिए टीवी देखते समय कमरे में हल्का प्रकाश रहना ज़रूरी है। कभी भी टीवी जो होता है अंधेरे में नहीं देखना चाहिए। पर्दों में लैम्पडेन लगा या ट्यूबलाइट के बढ़िया साधन होना चाहिए पर्दों के प्लेट में, है ना। इससे अदृश्य निकलने से इससे क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे आँखों पर रोशनी नहीं पड़ती है। भोजन कक्ष वहाँ है जहाँ हम लोग सब साथ में मिल करके भोजन कर, जिसको डाइनिंग रूम भी कहते हैं। डाइनिंग रूम वह चीज़ है जहाँ हम अपने परिवार के साथ बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। भोजन कक्ष में एक या दो सामान्य प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। सामान्य प्रकाश की व्यवस्था कक्ष शोभा उजाला के समान होना चाहिए। ऐसा वहाँ पर होना चाहिए कि भोजन करना हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और मनुष्य के लिए भोजन हमारी पहली आवश्यकताएं होती हैं। तो वहाँ जहाँ सुख और शांति का संतोष तृप्त मिले, वैसा लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। सभ्य प्रकाश में भोजन ग्रहण अच्छा लगता है। सभ्य प्रकाश में बहुत ज़्यादा उजाला नहीं, बहुत ज़्यादा कम रोशनी भी नहीं, तो लिमिटेड रोशनी के साथ लाइट सेट के साथ लगाए जा सकते हैं। इससे डाइनिंग टेबल में अन्य साजा आकर्षक और सुनहरा दिखता है। प्लेट तथा बर्तन रखनी चाहिए। अलमारी होना चाहिए। अलमारी के पास एक लाइट की व्यवस्था होना चाहिए कि बर्तन और प्लेट आसानी से देखा जा सके। भोजन कक्ष में यदि कार्यस्थल में सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि की बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि उस कक्ष में सिलाई बुनाई अधिकतर स्त्रियां बैठ करके करती है, तो वहाँ लाइट दो प्रकार की होना चाहिए, जब भोजन के समय के लिए और कढ़ाई बुनाई के लिए। परंतु भोजन ग्रहण करते समय धुंधला एवं शुभ्र प्रकाश की उत्तम रहता है। भोजन करते समय बहुत चमकीला लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलाई बुनाई करते समय हमें ज़्यादा चमकीला सिलाई बुनाई की ज़रूरत है। तो हमें दो तरह का प्रयोग करना चाहिए लाइट का, कि सिलाई बुनाई करते समय अलग लाइट का प्रयोग किया जाए और से भोजन करते समय अलग लाइट का प्रयोग किया जाए। टेबल की सतह का प्रकाश स्रोत 30 से 36 इंच की ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। नीचे की ओर का प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्रोत उत्तम रहता है। शयन कक्ष आराम का विश्राम सोने का रूम है, जिसे बेडरूम कहते हैं। हमें बैठक और सुख शांति शीतलता देना चाहिए, जहाँ दिन भर मनुष्य थक करके अपने कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपने कार्य को करके भोजन करके अपने जीवन को अपने जीवन को एक अच्छा समय वहाँ पर व्यतीत करता है, जहाँ सुखमय शांति का स्नेहपूर्वक बना रहे। क्योंकि वहाँ एक सोने के तो वहाँ पे एक ऐसा लाइट होना चाहिए जहाँ वो आराम से, बहुत चमकीला लाइट ना हो। पलंग के दोनों साइड लैंप होना चाहिए, जो सोने के जब अधिकतर आदमियों को टाइम होती है सोते समय कुछ पढ़ना लिखना, तो पढ़े और सोए बल्ब को बुझा दे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होना चाहिए। आज बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के बताऊंगी। आगे के लिए मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं शयन कक्ष, रसोई घर, बच्चों की कमरा की लाइट की व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे के लिए इतना है। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, एंड थैंक यू। और इतना ही।
आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है। जय हिंद, थैंक यू।